हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल इस सेट में 200 सवाल रहने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है, जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेप्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। वह कौन है? वह है लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन है? उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, भारत की कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? कौन बनी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, खन्ना, कांडला, जामनगर या फिर ग्रेटर नोएडा। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कांडला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? कांस्य पूछा है तो 4 जीते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस फिल्म का नाम बताएं जिसे कौन से फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी और जीता है? किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। उस फिल्म का आपको नाम बताना है, तो वह फिल्म कौन सी हो जाएगी? टाइटने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया कि महसू, दंगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपसे पूछा गया महसू, दंगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में पूछा गया, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था? किस में जीता था आप सभी को पता होगा? जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखा, इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शुरू होता है। ये आपको आगामी किसी भी परीक्षा में रिपीट होता हुआ दिख सकता है कि भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था? 14 अगस्त 2021 को मनाया गया था। 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी को आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगले सवाल में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? उस समिति का आपको नाम बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें देखो, अशोक मेहता समिति है, VKRV राव समिति ये भी है, बलवंत राय मेहता समिति ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन अलग लगा? ऑप्शन नंबर बी, संथानम समिति। संथानम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना आपको अणु शक्ति स्टेशन यहाँ पर बताना है, तो सबसे पुराना इन चारों में कौन हो जाएगा? तारापुर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल पूछा गया, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? किन्हें किया गया है दोबारा? शक्तिकांत दास जी को। ऑप्शन नंबर सी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर दिखा? ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसको राइट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह रिपीट होता हुआ दिखा होगा, तो आपको बताना है कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में आपको मिलता है? यह मिलता है हाथी गुम्फा शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं।
अब अगले सवाल में आपसे पूछा गया कथा सरित सागर का लेखक कौन है। कथा सरित सागर के लेखक आपको बताने हैं, तो कौन? सोमदेव। कथा सरित सागर यानी सोमदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आपको बताना है जो पुस्तक नहीं लिखी गई है ताज उल मासिर, ये पुस्तक नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये तीनों ही पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। बाकी अलग कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, इसे नहीं लिखा है। अगले सवाल में पूछा अकबर का मकबरा कहाँ है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो थी उसका सेनापति कौन था, आपको बताना है। हेक्टर मुनरो था। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसी को राइट करो, अगले की तरफ बढ़ जाओ। दास कैपिटल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत जगह आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। कौन है दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स कहाँ? ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी इसमें ज़्यादा है, 200 क्वेश्चन का पूरा ये सेट है, तो इसमें मैं ऑप्शनों को नहीं बोलूँगा। आपको मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर देने हैं और देखना है कि इस लेवल के जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ तो आपका स्कोर इसमें कितना रहता है। ठीक, तो आप लोग मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शनों को देख लेना और अपना आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करना। अब हमने इसमें कौन सा राइट किया? इसमें हमने कौन सा राइट किया? कार्ल मार्क्स राइट किया दास कैपिटल पुस्तक के लेखक में। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? अकबर ने बनवाया था ना। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लो, फिर अगले की तरफ आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। चलो हम देखते हैं। लेनिन साम्यवाद, लेनिन साम्यवाद, ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है। सबसे पहले देखो फांसीवाद मुसोलिनी, ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको राइट कर लो। नाजीवाद हिटलर, ये भी सही कर लो। लेनिन साम्यवाद, ये भी ठीक कर लो। तो बचा कौन? ये वाला बचा। मतलब इसका मतलब यह है कि ये सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वही हमें बताना है। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो सुमेलित नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर में है, आप सभी को पता होगा गोल गुम्बज बीजापुर। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? टॉमस मुनरो किस उद्योग में जाने जाएंगे? सिंचाई में जाने जाएंगे, स्वास्थ्य में जाने जाएंगे, या फिर भूमि बंदोबस्त के लिए जाने जाएंगे? जो ये टॉमस मुनरो है यह जाने जाएंगे भूमि बंदोबस्त के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए को सीधे ही राइट कर लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। अब देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जाता है। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए, यानी सबसे पहला कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो देखो सबसे पहले इनमें कौन आएगा? सबसे पहले ये क्रिप्स शिष्टमंडल आएगा। तो पहला कौन सा है? तीनों में है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद 3 ऑप्शन हमारे बचते हैं। सबसे पहले हमने लगा दिया क्या? क्रिप्स वाला। इसके बाद बेवेल योजना है, बेवेल योजना, यानी पहला और तीसरा, पहला तीसरा से कौन सा शुरू हुआ? ये भी गलत हो गया। ठीक, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, ये आएगा दूसरा वाला। दूसरा वाला यानी दूसरा वाला कौन से में दिखता है? इसमें दिखता है, इसमें तो चौथा वाला है। तो इस हिसाब से हम कौन सा लगा लेते हैं? ऑप्शन नंबर डी लगा लेते हैं। यानी पहले है क्रिप्स शिष्टमंडल, इसके बाद है बेवेल योजना, इसके बाद है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है ना। तो कौन सा राइट हो जाएगा क्रम के हिसाब से? ऑप्शन नंबर डी वाला। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बताओ किस देश की क्रांति से संबंधित है बास्तिल का पतन? कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1688 यानी ऑप्शन नंबर सी में हुई थी। ठीक, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति और या फिर गौरवमयी क्रांति जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1688 में। कहाँ पर दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा। इसी को राइट करा, अगले की तरफ बढ़ गया। निम्नलिखित में से किसने इटली का एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है जो इटली का एकीकरण हुआ जिसने योगदान नहीं दिया उसका नाम आपको बताना है। देखो मैजिनी ने दिया था, ये पढ़ा होगा आपने। गैरीबाल्डी ने दिया था, काबूर ने दिया था, ये अलग सा नाम कौन दिखा? इसने नहीं दिया था, मेटरनिक। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है तभी हमने कौन सा राइट कर लिया? ऑप्शन नंबर ए। बाकी इन तीनों ने तो दिया था, इनको नहीं बताना है। जिसने नहीं दिया था यानी ऑप्शन नंबर ए ने नहीं दिया था। अगला सवाल देखो, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? किस देश से संबंधित है? रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? रूस से है। रूस ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूछा है तो पेरिस पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। पेरिस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को ही राइट कर लेते हैं। अगला देखो, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 1815 ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398, 1756, 1739 या फिर 1761? 1739 में आक्रमण किया था नादिर शाह ने भारत में। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा, इसी को राइट किया। अगले की तरफ बढ़ गए। निम्नलिखित में से कौन शकलोत्तरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? बताओ। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन शकलोत्तरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी में दिखा, इसी को राइट किया। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत जगह देखा होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी कहाँ पर? सातवाहन। सातवाहन कहाँ पर आपको दिखा? ऑप्शन नंबर ए में ही दिखा, तो इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। देखो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा फिर? जूनागढ़, रुद्रदामन, धौली, अशोक, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन। इसमें कौन सा होना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तो 3 ठीक हैं, तो ये वाला ही ठीक हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं, जो सुमेलित नहीं है इसमें, क्योंकि स्कंदगुप्त का नाम आना चाहिए, यहाँ पर पुलकिशन है, ये हो सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, बाकी ये तीनों तो ठीक है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग जो वंश था उसकी स्थापना की थी? वृहदत्त की। वृहदत्त, और यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है पूछा है। इसमें हमसे क्या पूछा है? जो सुमेलित है वह बताओ। तराइन का पहला युद्ध लिख दिया है, इसमें 1192 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखो कौन सुमेलित है पूछा है ना, सही वाला हमें बताना है। तराइन का पहला युद्ध 1892 लिखा है, यहाँ पर 91 होना था, पहला वाला हमने कैंसिल कर दिया। पानीपत का दूसरा वाला युद्ध जो है 1556 होना चाहिए था, यहाँ पर 76 लिखा है, तो इसको भी ऐसे कैंसिल कर दिया। तैमूर का भारत पर आक्रमण यहाँ पर 1378 और यहाँ पर 98 है, और चंदावर का युद्ध ये ठीक है। देखो तैमूर का भारत पर आक्रमण 1378 है, यहाँ पर 98 होना था, इसको भी कैंसिल कर दिया। बाकी एक ही बचा, फिर यही सही होगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ था। ठीक, इस तरीके से ऑप्शनों के हिसाब से भी हम जा सकते हैं, तो इसमें इसको राइट करते हैं फिर, और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। फैजेंडा नाम से जाना जाता है, अब बताओ फिर, फैजेंडा नाम से जाना जाता है गन्ने के खेत, कपास के खेत, कहवे के बागान या फिर फलों के उद्यान? बताओ, फेजेंडा नाम से क्या जाना जाता है? इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। फेजेंडा नाम से जाना जाता है कहवे के बागान को जाना जाता है फेजेंडा नाम से। ठीक, ऑप्शन नंबर हम सी को राइट करते हैं। नेक्स्ट, डार्लिंग क्या है बताओ? एक नहर है, नगर है, झील है या फिर एक नदी है? डार्लिंग क्या है? डार्लिंग एक नदी है। इस तरीके से आपने याद किया होगा। देखो, जो डार्लिंग है और जो मर्रे है, यह नदियाँ कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? डार्लिंग और मर्रे। इस टाइप से आपसे पूछ भी लेते हैं, मर्रे नदी कहाँ बहती है, डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछ दिया, डार्लिंग क्या है? तो एक नदी है। ऑप्शन नंबर डी को राइट किया होगा आप सभी ने। अगला देखो, ये पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपकी आगामी वाली जो होने वाली RO की परीक्षा होने वाली है, इसका लेवल देखकर, इसके क्वेश्चनों को देखकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर से मिलेगी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को भी आपके साथ शेयर किया है। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? देखो, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसकी एक सबसे खास विशेषता तो पहले ये है कि वहाँ साल भर वर्षा होते रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक मुझे लगा, तो ऑप्शन नंबर बी को ही ले लेते हैं। सबसे सिंपल सा है, सबसे कॉमन सा है, तो साल भर वर्षा वहाँ होती है, तो हम इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखो, चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? चीन की सबसे लंबी पूछा है। देखो, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जे है। इसको यांगत्से क्यांग भी कहते हैं। ठीक, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से क्यांग भी कहते हैं और यांगत्जे
भी कहते हैं। दोनों को आपको पता होना चाहिए। यांगत्जे नाम याद कर लो, ये पीछे वाला भी याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक। कहीं पर दिखेगा ऑप्शन में तो आपको नहीं भूलोगे, कर लोगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को या फिर भूटान को? भूटान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखना। अगला सवाल, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी द्वीप कौन सा है आपको बताना है जापान का। कौन है? होडेक्को, होक्काइडो, क्यूशू नहीं है, शिकोकू ये नहीं है, यही है, ठीक, होक्काइडो, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, दक्षिणी गोलार्ध में वायु की बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन है, या वायुमंडलीय दबाव है, तापमान है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, वायुमंडलीय दबाव या फिर पृथ्वी का घूर्णन। सबसे सटीक क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में वायु की जो बाईं ओर मुड़ने का कारण है वह पृथ्वी का घूर्णन ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला देखो, पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वह कौन सा है? सभी को पता है, शुक्र है। अगला देखो, जो भी इस तरीके के जो सिंपल से क्वेश्चन है उनको हम जल्दी बनाते हुए चलते हैं। अभी हम 50 क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं, लगभग 150 सवाल हमने आगे और देखने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। सारे क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। अगला देखो, फिर एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताओ। एशिया महाद्वीप से बाहर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा बताओ? माउंट एकोंकागुआ, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया, नियाग्रा, एंजेल या फिर तुगेला? इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन आपको बताना है। विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? एंजेल है, एंजेल ही तो है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एंजेल जलप्रपात। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कहाँ है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में है एंजेल जलप्रपात, ठीक। सबसे बड़ा यही है, एंजेल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। किस नदी पर है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कैरोनी नदी पर है। किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर, ठीक। इसके बारे में ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र नाम से जाना जाता है। मत्स्याखेट क्षेत्र, यूरोप में उत्तरी सागर का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से कौन जाना जाएगा? डोगर किनारा, डोगर किनारा यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला देखो, सांबर झील राजस्थान में है, इसको सीधे ही राइट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। अब अगले में हमसे पूछा गांधी सागर बांध हिस्सा है, किसका हिस्सा है वह आपको बताना है। कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, भाखड़ा नंगल बांध का या फिर चंबल परियोजना का? जो गांधी सागर बांध है वह चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है इन सभी में। वैसे भी जलोढ़ मिट्टी आपको राइट करना होगा, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, और यहाँ पर भी वो भी पूछ दिया, केंद्र शासित राज्य लिख दिया, तो इस तरीके से हम कौन सा राइट कर लेंगे? फिर लक्षद्वीप राइट कर लेंगे। अगले की तरफ बढ़ जाएंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है, यानी बन रही है अभी, कौन सी है? मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई व अहमदाबाद के बीच साबरमती की, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? जो पेट्रोलियम या फिर तेल की शोधनशाला नहीं है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। जामनगर है, डिगबोई है, बरौनी है, यानी कौन नहीं होगी? फिर जमशेदपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, जो नहीं है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है वो आपको बताना है। 382 कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा, इसको राइट कर लो। अगले की तरफ आ जाओ। मध्य प्रदेश में कैमूर या फिर कैमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, किसके लिए सुप्रसिद्ध है आपको बताना है? सीमेंट उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे। सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, कहाँ है बताओ? गुजरात में है। गुजरात में क्या
सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल कहाँ है? गुजरात में है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? बांदीपुर कर्नाटका में, कर्नाटक यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ पर भी बढ़ गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था। किस किस चीज़ पर आधारित था वह आपको बताना है। सबसे पहले तो आप लोग राइट करोगे, क्या राइट करोगे? साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर। ठीक, पहला तो ये आपने राइट कर लिया, और ये भी आपको फैक्ट जुड़ा हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर, यानी बी वाला भी सी वाला भी, यानी कौन सा वाला? डी वाला। बी वाला सी वाला यानी डी वाला, बी और सी दोनों। नेक्स्ट की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई हैं? बताओ। अब इसमें आपसे पूछा गया किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई हैं। तो देखो, इसमें मुझे डाउट है 1600 में और 1639 वाले में। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आपको भी क्या करना है? मैच करना है अपने से। ठीक, तो उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर देख लेना। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन आता है इसको आपको अपने से देखना है। दूसरा ऐसा एक और क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? 1665 या फिर 1639 या फिर 1665? इसमें भी आपको क्लियर कर लेना है अपने से। इसको आप एक बार क्या करना है? मैच कर लेना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। उन क्वेश्चनों में जिसमें होगा मुझे डाउट वो मैं आपको बता दूंगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना है 1639 या फिर 1665, इन दोनों में हो सकता है, बाकी इसमें ए और सी में हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। भारत में प्रथम मेयर न्यायाधीश की स्थापना जो वर्ष था 1687 में कहाँ हुआ था? वो आपको बताना है। मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? किसका ये जो प्रावधान था कि जो भारतीय होंगे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, वो आपको बताना है। चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? वो आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा, तो इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? इसमें क्या है? पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था वह आपको बताना है। ठीक, 1813 के अधिनियम के या 1885 के, 1835 के या फिर 1909 के? समझे आप? इसमें बताया गया कि पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लागू किया गया वह आपको बताना है। वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगला देखो, वर्ष 1945 की बैवेल योजना का जो घोषित उद्देश्य था वह क्या था? तो इसमें सिंपल सा है, क्या था? भारत के सभी जो समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व करना। ठीक, उन सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया था। किसे खत्म कर दिया था? पुर्तगीज विधियों को खत्म कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक, जो संविधान है, जो अनुच्छेद है, इनसे संबंधित अभी आप आगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। बहुत अच्छे लेवल के भी कुछ पूछे गए थे और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए थे। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया कि मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों में बदल दिया था। कितने? 26 लाख रुपए में। ठीक, 26 लाख रुपयों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया गया था? किसके तहत? 1790 के तहत। यही राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक योजना 1790 के तहत। अगला देखो, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित था चार्टर के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के तहत वह गठित था वह आपको बताना है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला देखो, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित थे वो आपको बताना है। मद्रास, बम्बई और कोलकाता में थे। मद्रास, बम्बई, कोलकाता कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में, मद्रास, बम्बई और कोलकाता में। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था?
4 ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है और राइट ऑप्शन आपको बताना है कि भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो कौन सा राइट हो जाएगा? टी.बी. मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? जो दूसरा विधि आयोग है किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था वह आपको बताना है। 1853 के तहत, अधिनियम 1853 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आप, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करते हुए संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। कब गठित हुई थी वह आपको बताना है। 1946 में गठित हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी में 1946 है, तो इसी को राइट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? साइमन कमीशन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अभी आपको कुछ समय में कंप्यूटर से संबंधित अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही उत्तराखंड के सवाल भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल इस पूरे जो सेट है 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि जब आपका आगामी परीक्षा जब आएगी तो इसमें इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने थे और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछे गए थे। लेवल क्वेश्चनों का आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। हमने इसमें कौन सा राइट किया, हम कहाँ तक देख चुके थे? हम देख चुके थे जो दोहरी शासन पद्धति है उसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? साइमन आयोग ने। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से कुछ सवाल थे, जैसे आप लोग देखोगे, ऑडी आलट्रेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, मालाफाइट का अर्थ क्या होता है? शब्द मालाफाइट का अर्थ क्या होता है? दुर्भाव होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ क्या होता है? स्वयं में ही, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में सबसे पहले संशोधन हुआ था, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी 1951 वाला कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया हैबियस कॉर्पस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हैबियस कॉर्पस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सतत विकास संकल्पना है। सतत विकास किसकी संकल्पना है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर्यावरण विधि की, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ दोस्तों साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल है, विधि का शासन का अर्थ क्या होता है? विधि का शासन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विधि के समक्ष जो होते हैं सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय होता है उसके द्वारा क्या निर्गत किया जाता है? रिट यानी याचिका राइट कर लेते हैं, फिर ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा, इसको राइट कर लेते हैं। ठीक, अगला देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? मूल अधिकार किस में आएंगे? भाग 3 में आएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। फिर अगला देखो, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लो। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो दिवस वाले सवाल होते हैं ना, पिछले किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं, वही दोबारा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 2-3 एक पीछे भी आया था, एक अभी आया था, शायद आपको एक और आगे देखने को मिल सकता है। जो एक कुछ सवाल रहते हैं इनको आप नोट कर लिया करो और पेपर से पहले याद कर चले जाना। क्या पता हो सकता है जो 2 क्वेश्चन आपको दिखें वो पुराने जो रिपीटेड जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से ही आपको दिख जाते हैं, तो आपको इन सवालों को छोड़ना नहीं है। ठीक, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। फिर अगला, जो बाल श्रम है अधिनियमित कब किया गया था? कब किया गया? 1986 में। कहाँ पर है? 1986, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा क्या कहलाता है? जो किसी न्यायालय के निर्णय हैं, आदेश हैं, अगर उसकी अवज्ञा है तो वह क्या कहलाएगा? न्यायालय की अवमानना कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर अगला, बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला कब लगता है? दोस्तों यहाँ तक हम देख चुके हैं। जो यहाँ पर 92 वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जो 92 क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो चुका है उत्तराखंड। ठीक, तो अब यहाँ से उत्तराखंड के कुछ सवाल आएंगे, इसके बाद आपका कुछ साइंस के सवाल यहाँ पर दिखेंगे, उसके बाद कुछ कंप्यूटर के सवाल दिखेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो। सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप से बने हैं ये मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, लेवल आपको दिखाने वाला हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन बने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये 2021 का पेपर है, 2021 या 22
2022 का पेपर है ये। हाँ, एक बार मैच करना आप लोग, 2022 का ही है जहाँ तक मुझे ख्याल है। हाँ, 2022 में ही हुआ था RO हाँ, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी मैं देख के आपको बता दूंगा। फिर इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग एक बार पूरी तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी पुराने पेपर अगर मुझे मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस पे मैं लगातार वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक। तो इस तरीके से अभी मुझे पुराना पेपर मिला RO ARO का, जो 2022 में ही हुआ है, मुझे जितना ख्याल है, अगर गलत ना हो तो 2022 में ही हुआ था। तो उसका पेपर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार वीडियो बनाकर आंसर के साथ इसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दी, ठीक। तो 92 के बाद अब शुरू होता है उत्तराखंड। अब हम यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से देखना उत्तराखंड में क्या होता है। आप कई समय से अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा समय नहीं भी है, तो उत्तराखंड में जो लेवल है क्वेश्चनों का वो ठीक ठाक रहता है, ठीक। न ज़्यादा टफ आएगा न ज़्यादा ही नॉर्मल आएगा, यानी उस लेवल को सारे बच्चे आराम से बना रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चन पे भी आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर करने हैं। मैं मान रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे। तो ठीक इस तरीके से जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो ऑप्शन आपको देखने हैं और अपने से सोचना है कि इसका क्या हो सकता है, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, उसका आंसर अपने से बनाने की कोशिश करनी है, इसका क्या होगा, फिर मेरे आंसर से मैच भी करना है उसको। अगला देखो, फिर बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, मकर संक्रांति के दिन, इगास बग्वाल के दिन या फिर दीपावली के दिन? कब लगता है वो आपको बताना है। बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है। ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन के दिन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। आप सभी को पता होगा पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1919, 42, 30 या फिर 32? बताओ, जल्दी बताओ। 1930 में। जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है उनको हम जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो इनमें ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे। बाकी अभी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके बाद 100 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी बनाते हुए चलते हैं, ठीक। इसमें आपका भी टाइम कम लगेगा और जो क्वेश्चनों की संख्या है वह भी बढ़ेगी। बाकी जो पूरा सेट है वह कम समय में कवर भी हो जाएगा। अब देखो फिर अगला, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार क्या है? बताओ, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार क्या है? 0.89। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है? अल्मोड़ा कहाँ पर दिखा? अल्मोड़ा एक ही में जगह दिखा, तो गढ़वाल और अल्मोड़ा राइट कर लो। अगला, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कोटद्वार। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक किसने लिखी? H.G. वाल्टन ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, रामनगर विधानसभा क्षेत्र किसका भाग है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से मैच करना है अपने से, किसका भाग है? गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का। हम ऑप्शन नंबर सी राइट करते हैं। एक बार आपको मैच जरूर से करना है। अगला, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा? सबसे सुदूर पूर्वी जनपद, तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें कौन सा राइट होगा? पिथौरागढ़ ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है? फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है सार पद्धति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला देखो, फिर गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब कर लिया था? सबसे फर्स्ट में 1790 में ही कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करो। सुमेलित जब आप करोगे तो इस तरीके से आपको देख लेना है, इसमें कौन सा राइट आएगा वो आपको बताना है, ठीक। सबसे पहले अगर हम देखें, मिलम का 2 होना चाहिए। 2 कहाँ पर है? 2 जगह है 2। इसके बाद दूसरा देख लो। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं तो इस तरीके से देखा करो कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा लिखा गया है। और डी में देखो 1, ये देखो चौराबाड़ी, मंदाकिनी, उसके बाद सतोपंथ, उसके बाद खतलिंग। कौन सा राइट बनेगा? इसमें राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इस तरीके से आप लोग मिला लेना, इसमें कौन सा राइट बनेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें भी इस तरीके से दिया गया और आपको राइट ऑप्शन मिलाना है, सबसे अलग ऑप्शन की तरफ आपको चलना है, ठीक। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर, ये अलग सा नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार, ठीक है। ये सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड लाल कुआं, एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। देखो इस तरीके से जब आपने देखा यहाँ पर तो देखो सेंचुरी पल्प एंड पेपर, ये फर्स्ट में एक होना चाहिए, एक यहीं पर था, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर राइट करना। बाकी 3 को मिलाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है पेपरों में। अगला देखो, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? कई बार मैं प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कह चुका हूँ कि बार बार आएगा, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने पटवारी से बनाए होंगे, जब तक ये क्वेश्चन को 2-3 बार में रिपीट होता हुआ सब जगह दिखता है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, कमेंट में आपको बता देना है। अगला देखो, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि होती है जो, उसे क्या कहते हैं बताओ?
उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तलाऊ अव्वल तो नहीं कहते, तलाऊ दोयम भी नहीं कहते, उपराऊ अव्वल कहते हैं या उपराऊ दोयम कहते हैं? बताओ, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? उपराऊ दोयम याद कर, इसको राइट कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसको मैच कर लेना। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की कितनी जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगेगी, 5 राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी या पट्टी कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान हैं? यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह दिख जाता है, तो आपको उपोष्ण याद कर लेना है। ये जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखता है, कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी कौन सी जलवायु दशाएं हैं? तो उपोष्ण है, याद कर लो। अगला देखो, अब अगले में हमसे यहाँ पर पूछा गया, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाला कौन सा है? फिर कौन सा है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये वाला ही ठीक होगा। और बागेश्वर ये तो नहीं है, ये भी नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं हम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी को ठीक कर लेते हैं, जो आरोही क्रम में लिखा गया है, चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। नेक्स्ट देखो, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? विल्सन को दिया गया था, या निकोलसन को दिया गया था, बैटन को दिया गया था, या फिर फ्रेजर को दिया गया था? इन दोनों में से कौन सा राइट कर देते हैं? विल्सन राइट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, कत्यूरी नरेश जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी, सिंपल सा है। अगला है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट में बताना। 1949 है, इसको राइट कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं, सिंपल से हैं, तो उनमें आपको देर नहीं लगानी है। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा कौन सी है? मुख्य सीमा भ्रंश है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? सोमचंद था, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, गढ़वाल में जो पंवार वंश था उसका संस्थापक कौन था? कनकपाल, सी राइट। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? 189, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है, जो अल्मोड़ा है ना, वहाँ झिरोली क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नेसाइट वाला कहाँ दिखा? मैग्नेसाइट खनन के लिए, ऑप्शन नंबर बी ठीक। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन जो जाति है, नस्ल है, वह कौन सी है? कोल है, आपने याद किया होगा। अगला, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है, ये चूँकि आप सभी को पता होगा, इसके बारे में सुधार भी हुआ है इसमें, लेकिन ये पेपर क्या है, पुराना है। तो उस समय तक क्या होता था, एक जो सदस्य होता था मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था। पहले का पेपर है, तो पहले के हिसाब से ये है। ठीक, तो उसमें जो 70 के बाद जो एक आता था वह यहाँ से आता था, फिर इसमें सुधार हो गया। अब इसमें से ये पुराने पेपर है, तो इसमें ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर तब क्या था? एंग्लो इंडियन समुदाय था। अगला देखो, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? कब रखा गया आपको बताना है। अगस्त 2000 में रखा गया था। अगस्त 2000 वाले तो बहुत हैं, 1 अगस्त 2000 ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको कमेंट में आपको बताना है। आप सभी को पता होगा, जो राज्य की घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपको बताना है। उत्तराखंड के किस जनपद में बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी टिहरी गढ़वाल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। अगला, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वकीलों के लिए स्वर्ग है? किसने कहा था, आपको बताना है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बदल चुके हैं, आपको और ध्यान देना है। अब देखो फिर अगला, संविधान सभा की, ऊपर तक तो हम बना चुके हैं, अब अगले सवाल में है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेबी कृपलानी थे ना। जेबी कृपलानी कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर डी में है, इन्हीं को राइट करते हैं। अगला, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? BN राव जी ने दिया था। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1961 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? 43 या 44? समान नागरिक संहिता का उल्लेख 42 नहीं है, 41 नहीं है, 44 है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 44 ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला, ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
कौन सा ठीक हो जाएगा फिर? 243 ई, डी, बी या फिर सी? बी ठीक होगा। बी यानी कौन सा? 243 बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत जगह देखा होगा। जो प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच का समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत करता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, यही ठीक होगा। फिर अगला देखो, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई थी? इसको भी आपको देख लेना है, 44वां संशोधन ठीक हो जाएगा। अगला देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 167 के तहत है अधिकार। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो अनुच्छेद से संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है, बहुत सारे नंबर्स में यानी संख्या में आपको सवाल देखने को यहाँ पर मिले हैं। यानी आपको ध्यान रखना है जो समितियां हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और सिंपल से आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है। ऐसा नहीं कि बस सिंपल से अनुच्छेद आप लोग पढ़ के जाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। यानी हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर ये सेट हुआ है। हालांकि इस पेज में हमें क्या दिखा, पूरे के पूरे ये अनुच्छेद वाले ही सवाल देखने को मिले हैं। तो एक बार आप लोग पूरा अपना अनुच्छेद वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेना। अब अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। कहाँ तक हमने देखा था? हमने कहाँ तक देखा था? हमने अभी तक देखा था, ये बना लिया था ना, लोक अदालतों को किस संविधान संशोधन की तरफ मान्यता मिली है, इसमें हमने बना दिया था 44 के, ये ठीक कर लिया था। इसके बाद राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार 167 के तहत था, ये बना लिया था। इसके बाद अंतर्जातीय परिषद, यहाँ से हमें अब शुरू करना है। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। कौन सा वाला राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में जो प्रदान किए गए हैं, कौन से अधिकार हैं आपको बताना है। देखो, कानून के समक्ष समानता उन्हें भी मिलेगी। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत, उन्हें भी मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो उन्हें भी प्राप्त होगा। तो उपरोक्त सभी जो हमें प्राप्त हैं वो विदेशी होंगे, उन्हें भी प्राप्त होंगे। अगला देखो, फिर संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? कौन कर सकता है बताओ? जो संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल है उसके उच्च सदन को कौन स्थापित और निरस्त कर सकता है, वह आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाई गए महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 61 संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? 280 में आपने क्या पढ़ा होगा? वित्त आयोग पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी को लगा लेना, अगले की तरफ बढ़ जाना। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची दल विदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? दल विदल विरोध कहाँ पढ़ा आपने? 10वीं में पढ़ा होगा, 10वीं अनुसूची में पढ़ा होगा मतलब, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, फिर भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? संसद होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला देखो, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 18 होगा। जो उपाधियां होती हैं उनके उन्मूलन से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किन अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? 14, 19 और 21 को ये क्या है, किन से संबंधित है, वो आपको याद कर लेना है, एक बार देख लेना है। अगला देखो, निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें से आपको अब कुछ सवाल यहाँ पर से कंप्यूटर के देखने को मिलने वाले हैं। बताओ फिर, निम्न में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डॉस है, डॉस यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है। वेब पेज कौन दिखाता है? वेब ब्राउज़र दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाएगा? हैकिंग जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले में हमसे पूछा गया, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह क्या प्राप्त करता है? इसमें
IP एड्रेस राइट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह मॉडेम कहलाता है, वह एक मॉडेम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी हैं? प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी आपने याद किया होगा, एक तो जावा है, वैसे भी पता होगा आपको, एक C++ है, यानी पहला भी चौथा भी, पहला भी चौथा भी, यानी तीसरा भी, यानी क्या राइट हो जाएगा? ये भी ठीक था और ये भी ठीक था, यानी 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 150 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। एक लाइक तो बनता है, यहाँ पर आप लोग एक लाइक कर देना और हाँ, एक शेयर भी कर देना। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों ने, यानी जितने भी साथियों ने वीडियो देखी है, तो आप लोग क्या करना, एक लाइक कर देना और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से कर देना। इस तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक शेयर इसी तरीके से करता रहूँगा। 150 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, तो 150 के बाद अभी 50 क्वेश्चन ही मात्र ऐसे हैं जो अभी हमें करने हैं, उन्हें भी हम करेंगे और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन पेपर को है, पूरा सेट को इसी वीडियो में पूरा कवर कर लेने वाले हैं। तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ अभी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होगा? 1024 MB के बराबर होगा। इसको राइट कर लो। कौन कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलाटाइल है? नॉन वोलाटाइल पूछा है तो रोम होनी चाहिए, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है? कौन होता है? MS पावर पॉइंट होता है। कहाँ पर है MS पावर पॉइंट? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? CPU जाना जाता है। CPU कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले में है कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? HTML, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको एक बार अपने से मैच करना है। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपको बताना है। एक यूनिक्स है, इसको राइट कर लो। दूसरा क्या है? विंडोज NT है, एक इसको भी राइट कर लो। पहला चौथा यानी इस पे से हमें दूसरा चौथा, एक कौन सा है? दूसरा है, एक चौथा है, दूसरा चौथा यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कौन सा है? यूनिक्स है और विंडोज NT है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्च इंजन है? कौन निम्न में से सर्च इंजन है वह आपको बताना है। गूगल भी है, बिंग भी है, गूगल भी है, बिंग भी है, पहला भी है, चौथा भी है, मतलब तीसरा भी है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। कौन सा दिखा? गूगल भी है। निम्न में से कौन सर्च इंजन है? जो सर्च इंजन है वह आपको बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, गूगल भी और बिंग भी। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसें हैं? बताओ पेरिफेरल डिवाइसें कौन सी हैं वह आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें, प्लॉटर है और स्कैनर है, यानी कौन सा? पहला और तीसरा, पहला तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है वह आपको बताना है। तो इसमें क्या होना चाहिए? राइट, कैश होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को भी आपको एक बार अपने से मैच करना है। जिस क्वेश्चन में अपने से मैच करना है वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखो, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? वायरस से सुरक्षा नहीं है। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? सबसे तेज संचरण माध्यम कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिकल तार, यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित जो नहीं है वह आपको बताना है। कौन नहीं होगा? एंड्रॉयड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। टेलीफोन के आविष्कारक आप सभी को पहले से पता होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वह ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है। अगला, फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है?
रक्त के हीमोग्लोबिन में आपसे पूछा गया कि रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है, कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, अपरूपी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विद्युत का विद्युत रोधी तांबा नहीं होगा, मानव शरीर नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, तो विद्युत रोधी कौन हो जाएगा, रेशम। दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, जो सजातीय होंगे और चुंबकीय ध्रुव होंगे, क्या करेंगे आपस में, वह आपको बताना है। तो क्या होगा, एक दूसरे का वह प्रतिकर्षण ही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक आदर्श गैस है, PBNRT का पालन करने वाला, नियोन नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होगा, अमोनिया तो नहीं होगा, क्लोरीन हो जाएगा, ये बचता है, तो इसी को राइट कर लेते हैं। कौन सी एक आदर्श गैस है, क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। इसमें से हमें क्या पूछा गया, क्लोरीन नहीं होगा। निम्न में से कौन सी एक आदर्श गैस है, नियोन, इसमें से हमें अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन या फिर नियोन, इसमें से हमें एक ऑप्शन राइट करना है, नियोन होना चाहिए। आदर्श गैस कौन है, आदर्श गैस नियोन हो जाएगी, ठीक, क्लोरीन नहीं होगी। इन तीनों ऑप्शन गलत हैं, सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, आदर्श गैस कौन सी नहीं है, तो कौन सी है पूछा था ना, ठीक है, कौन सी है पूछा था, तो नियोन एक आदर्श गैस है, बाकी मैंने नहीं पढ़ लिया था, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन क्या है, एक प्रतिजैविक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया, मूत्र का निर्माण कहाँ, किस अंग में होता है, किडनी में होता है, वृक्क, किडनी एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। जो चाय होती है उसका लाल कीट रोग किससे होगा, वह आपको बताना है, किससे होता है, वह शैवाल रोग है एक। अगला देखो, चाय का लाल कीट रोग क्या है, शैवाल रोग है। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू बुखार है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस ये नहीं होगा। जो निद्रा रोग होता है वह मच्छर जनित रोग नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। अगला, जो लार होता है डॉट के पाचन में सहायक होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका क्या कहलाती है, कोन्स रोड्स कहलाती है, कोन्स और रोड्स। अगला देखो, किसकी कमी से रतौंधी होगा, विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए को ही ठीक करेंगे। अगला देखो, प्रकाश जो प्रदीप्ति होगी, उसकी जो प्रदीप्ति है या फिर प्रकाश है, मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई है वह क्या है, लक्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला, एक बैटरी का प्रयोग कहाँ होगा, क्यों होगा, वो आपको बताना है। एक परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए ही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर। और अगले की तरफ हम यहाँ पर साथ में बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा सेट कंप्लीट होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को भी आपको एक बार फिर से अपने से मैच करना है। जो ब्रायोफ्राइटस होते हैं और टेरिडोफ्राइटस होते हैं, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण क्या है। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना है, ठीक। आप 11th से अगर आपने बायोलॉजी ली है, ठीक, या फिर आप लोग कॉलेज में साइंस साइट में हैं और बायो ग्रुप में हैं, तो आपको एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताना है जो ब्रायोफ्राइटस हैं और टेरिडोफ्राइटस हैं, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण क्या है। 4 ऑप्शनों में से आप लोग बताना, हो सकता हो भ्रूण निर्माण इसका हो, आपको बताना है, ठीक। अपने से एक बार इसको मैच कर लेना है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ऑप्शन नंबर बी राइट कर देते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ट्राइटियम एक समस्थानिक है, किसका, हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगला, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस CO2 ही शुष्क बर्फ होती है, ऑप्शन नंबर ए। मार्फिन है एक, क्या है वो आपको बताना है, एल्गेलाइड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, अगस्त 2021 में शुरू हुआ था जल जीवन मिशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है संवाद 2.0 कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको आता है तो आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है, बहुत जल्दी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से जल्दी आपको मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं देखूंगा कितने लोगों ने इसका आंसर कमेंट में मुझे भेजा है। आपको मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूं, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 या 2.0 निम्न में से किससे संबंधित है, उसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके जल्दी से आपको मुझे बताना है। अगला देखो, 20 सितंबर 2021 में कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना है, जस्टिन ट्रूडोस, ठीक, या ट्रूडोस, कहीं पर भी आपको कोई भी नाम दिख सकता है, आपको याद रखना है। अगला देखो, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से करंट अफेयर्स के कुछ सवाल शुरू होते हैं, हम इसको इसी तरीके से देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से करंट अफेयर्स के कितने सवाल हैं, यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल, वायुसेना, अल्पसंख्यक, बहुत से कुछ ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर्स के यहाँ पर संबंधित हैं। तो इसको देखो, गुजरात के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। इसमें है ऑप्शन, कहाँ पर है, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, भूपेंद्र भाई पटेल, यही हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। हम अब वर्तमान में भी यही हैं, 17वें मुख्यमंत्री पूछेगा तो यही हैं। ठीक, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला, जो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वह हैं बनवारी लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भी हैं। अगला, अब देखो, वायुसेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अभी किसे नियुक्त किया गया है वह आपको बताना है। RKS भदौरिया, विवेक राम चौधरी, NK अरोरा, रणजीत सिंह धनोआ। इसको दोस्तों आपको एक बार अपने से मैच करना है। ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, उस समय अगर वो होंगे तो अभी भी हो सकता है वही हो। ठीक, एक बार आप लोग मैच कर लेना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ये हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। ठीक, इसका यही राइट है। अगला देखो, सड़क सीमा संगठन यानी BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है, लद्दाख में बनाई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, अल मुवद अल हिंदी 2021 है। ये नाम याद कर लो आप, ये क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है अगर आ गया तो। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, नोएडा, वाराणसी, हरिद्वार या फिर रामेश्वरम। कहाँ निर्णय लिया है, नोएडा में। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ बनाने का निर्णय दिया है, यानी नोएडा में बनाने का। अगला देखो, 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया छिछोरे को किया था। ठीक, उस समय के सवाल हैं, किस देश के विश्व की सबसे बड़ी कार्बन डेटिंग मार्केट आरंभ की है, बताओ फिर, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन डेटिंग मार्केट आरंभ की है, चीन ने की है। चीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। भारत की कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, 6 को है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नवरोज क्या है, आप सभी को पता होगा, फारसी नाम याद आ रहा होगा तो क्या राइट कर लोगे, एक फारसी नववर्ष। ठीक, एक फारसी त्यौहार नववर्ष, ठीक है, वो राइट हो जाएगा। नवरोज क्या है, एक फारसी नववर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर कवर होते हैं हमारे 200 सवाल। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी को कवर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन बने थे उन सभी को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, कवर हमने साथ मिलकर किया है। आपने भी बताया आंसर, मैंने भी बताए, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, इन सभी के सभी जो सेट था पूरे सेट को हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। सबसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है। जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आपको शेयर करना है। आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी अच्छे मॉडल पेपर रह रहे होंगे, प्रीवियस ईयर में जितने अच्छे क्वेश्चन पेपर आए होंगे, इसी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आप लोगों तक जरूर से शेयर करने वाला हूं, ठीक है ना। और हाँ, किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट हो, कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे थे जो करंट अफेयर्स के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, जिसमें पहला आंसर भी था लेकिन दूसरा आंसर भी था। अब उसमें कन्फर्म तब होता है जब आयोग की तरफ से उसके आंसर की आ जाती है, तब दोनों क्वेश्चन राइट होने के बावजूद भी जो आयोग आंसर देता है उस पर ही आपको राइट मार्क्स मिलते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दोनों के दोनों सही थे। किसी बुक में वो हो सकता है, यानी आप कहीं पर सर्च करो तो आपको दूसरा दिख सकता है। तो दोनों के दोनों जिसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उन क्वेश्चन को इसीलिए मैंने इसमें कवर नहीं कर पाया, तो उनमें मैंने खुद से मिलाने को आपको दिया है, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी कुछ और क्वेश्चन थे जो पुराने करंट अफेयर्स के थे, उनको भी हमने शॉर्ट में उसी तरीके से देख लिया। पूरे 200 क्वेश्चन इसमें थे, तो 200 के 200 हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। बाकी ईओ का अगर मॉडल पेपर मुझे मिलेगा तो उसे भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर जरूर से करने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपके साथ कहनी है, अगर आपको वीडियो कैसी भी लगी हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर तो आपको देना ही देना है। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने कोशिश की कि वीडियो को बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाए, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में ऐसी किसी और अच्छी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। धन्यवाद।